यूजीसी को लेकर जो बवाल लगातार बना हुआ है, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने नियमों पर स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये नियम अभी साफ नहीं है, क्लियर नहीं है और इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका बनी हुई है। फिलहाल यहां रुकिए। हालांकि कोर्ट ने नए यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर तत्काल स्टे लगाकर 2012 वाले पुराने नियम बहाल कर दिए हैं। इस फैसले पर सवर्ण छात्र और तमाम प्रदर्शनकारी संगठनों ने राहत की सांस जरूर ली, कई जगह सेलिब्रेट भी किया गया, लेकिन साथ ही कोर्ट के तीखे सवालों ने सरकार की नीतियों पर भी सीधा निशाना साधा और कहा कि यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अभी ये आंशिक रूप से राहत है। देश की सबसे बड़ी अदालत, देश का सबसे बड़ा विवाद और देश के करोड़ों छात्रों से जुड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। एक ऐसा फैसला जिसने देश भर के करोड़ों छात्रों और संस्थानों में मची उथल-पुथल पर एक झटके में ब्रेक लगा दिया। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर उठा तूफान आज अदालत के एक फैसले से थम गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए विवादित नियमों पर सख्त टिप्पणी करते हुए तत्काल स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये नियम अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग देश को पीछे ले जा सकता है। लिहाजा इन तमाम नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दरअसल यूजीसी के जिस आदेश को सरकार ने उच्च शिक्षा में समानता की नई शुरुआत कहा था, उसी आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सवालों से भरा हुआ बताते हुए स्टे लगा दिया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल देश के यूनिवर्सिटीज में फिर से 2022 वाले नियम ही लागू रहेंगे। बड़ी कानूनी लड़ाई यहाँ पर चल रही है और बहुत सारी टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली नज़र में ये जो नियम है, इनकी जो भाषा है वो अस्पष्ट यानी वेग लगती है और ये समाज को बांट सकती है। ये पहली नज़र में अपना नज़रिया सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि आप भी अगर दखल नहीं देंगे तो इससे स्थिति खराब हो सकती है, समाज बढ़ सकता है और ऐसे में अदालत इस मुद्दे पर दखल देगी। अदालत ने ये भी कहा है कि इस मामले में वो चाहती है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बने जिसमें समाज के जो है अलग अलग तबके के लोग हों और उसमें एक एमिनेंट जूरिस्ट शामिल हों जो इस पर कोई फैसला ले सकें। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कौन कौन सी बड़ी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यूजीसी के नए नियमों पर तत्काल स्टे लगाया जाता है। कोर्ट ने कहा नियम अस्पष्ट हैं, इनके दुरुपयोग की आशंका है, लिहाजा 2012 वाले पुराने नियम लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल्या बागची की बेंच ने कहा कि नियमों की भाषा ऐसी है कि उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े सवाल भी उठाए। सुप्रीम कोर्ट का सवाल नंबर 1, क्या भेदभाव सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ ही होता है? सवाल नंबर 2, धारा 3C पर आपत्ति जताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी बताते हुए सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि जनरल कैटेगरी के साथ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की आशंका है और आरोप भी लगाया कि यूजीसी के नए नियम एक तरफा और पक्षपाती हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारा समाज जाति के जंजाल से नहीं निकल पाया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। हमने तो बेसिकली मांग की थी कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा है। आज हमारी बात को कहीं न कहीं
सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से, अदर अकेडमी से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं उनको करें। कोर्ट ने ये कहा कि हम ऐसा समाज नहीं चाहते कि जहाँ पे जैसे अमेरिका में श्वेत और श्वेत बच्चों के अलग अलग विद्यालय हैं वैसा हो जाए। उन्होंने कहीं ना कहीं माना कि ये जो रेगुलेशन है ये रेगुलेशन डिवाइड करेगा। तो अभी ये आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल्ड में और सही तरीके से कह पाएंगे। ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समाधान की राह दिखाते हुए सुझाव दिया कि सरकार 2 से 3 प्रसिद्ध न्यायविदों की एक समिति बनाए जो सामाजिक प्रभावों को समझते हुए इन नियमों की समीक्षा कर सके। इस फैसले ने देश भर की यूनिवर्सिटीज में मचे विवाद पर अस्थायी विराम दे दिया है। छात्र संगठनों और शिक्षाविदों की निगाहें अब 19 मार्च की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ये तय होगा कि उच्च शिक्षा में समानता की परिभाषा भविष्य में किस दिशा में जाएगी। तो नए यूजीसी नियमों का शोर आखिरकार अदालत की चौखट पर आकर थम गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, अस्पष्टता और भेदभाव की आशंका वाले नियम इस देश की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकते। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई। आगे क्या होगा ये तय करेगा देश की शिक्षा व्यवस्था का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। किया, लेकिन राजनीतिक मायने तो अलग हैं। किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि देश को बांटने की राजनीति जाति धर्म के आधार पर बीजेपी कर रही है। वहीं अखिलेश यादव जब आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ये जरूर कहा बड़े नपे तुले शब्दों में कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए, लेकिन किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो जाति के आधार पर, इसे कम से कम इंश्योर किया जाए। तो आज राजनीतिक बयानबाजियां किस दिशा में सुनाई दी, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इससे हम लोग में बहुत ज्यादा खुशी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन इससे यूजीसी का इंटेंट नहीं बता। सुविधा है हम लोगों के लिए। एक तरीके से हमने होली अपना 1.5 महीने पहले बना लिया है। बहुत धन्यवाद देते हमारे पीढ़ियों को नष्ट करने वाला कानून था, जो हमारे पीढ़ियों को आत्महत्या के कगार पर ले जाने वाला कानून था। दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। पर भाजपा की सरकार वर्ग, जात, धर्म जो मिले आग लगाती है। कहीं रंग और गुलाल आसमान में उड़ रहा था, कहीं छात्र जोश में नारे लगा रहे थे, तो कहीं फैसले की खुशी में लोग नाचते हुए सड़कों पर उतर आए थे, तो कहीं ढोल धमाकों की ताल पर प्रदर्शनकारी छात्र नाच रहे थे। हर कोई इसे अपनी जीत बता रहा था। इस जोश की वजह भी साफ थी। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने यूजीसी के नए नियमों पर अचानक ब्रेक लगाकर सियासत, सड़क और सोशल मीडिया तीनों जगहों पर जारी व्यवधान पर पूर्ण विराम लगा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त रोक और इसी फैसले ने देश की राजनीति में आग में घी डाल दिया। एक तरफ अदालत ने विवादित नियमों पर ब्रेक लगाया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसी फैसले को हथियार बनाकर केंद्र सरकार पर सीधा करारा हमला बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगाया, ठीक वैसे ही देश की सियासत में मानो बयानों का तूफान सा आ गया। हालांकि कोई इस मामले में खुलकर तो नहीं बोल रहा था, लेकिन फैसले के बहाने केंद्र सरकार पर हमले तेज हो गए। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को घेरने की
कोशिशों में जुट गए। इस कड़ी में सबसे पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी सामने आए और उन्होंने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने घेरने की कोशिश की। सरकार का काम है अमन चैन स्थापित करे, वर्ग जात धर्म के नाम पे जो संघर्ष हो उसे रोके। पर भाजपा की सरकार वर्ग जात धर्म जो मिले आग लगाती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंशा को पहचाना, एक जन्नाटेदार तमाचा इनको मारा है और रोका है वर्ग संघर्ष को, जाति संघर्ष को, धर्म संघर्ष को, और ठीक किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संतुलित लेकिन तीखा बयान देते हुए कहा कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष पर अत्याचार न हो, कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और नियत भी। दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाई है, गवर्नमेंट को एक बार फिर से सोचना चाहिए आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स थे और क्या आपने ढंग से डिफाइन नहीं किया, क्या आपने ढंग से क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। और कानून का मिसयूज, एज अ मदर ऑफ स्टूडेंट मैं भी कहूंगी कि पहले हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं, चाहे वो SC हैं, ST हैं, बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, स्टूडेंट हैं। आपके कानून में इतना क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि स्टूडेंट के बीच में एक तो नफरत नहीं फैले, डिफरेंसेस नहीं आए। जब सुप्रीम कोर्ट UGC के नियमों पर स्टे लगा रहा था, ठीक उसी वक्त यूपी के गोरखपुर में छात्रों का एक गुट प्रदर्शन करने में जुटा था। हालांकि पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले ही प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें तितर-बितर कर दिया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर जैसे ही पूरे देश में फैली तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों में छात्रों ने फैसले का स्वागत किया, लड्डू बांटे, गुलाल उड़ाया। बड़ा खुशी मिला है हम लोगों के लिए। एक तरीके से हमने होली अपना 1.5 महीने पहले मना लिया है। बहुत धन्यवाद जनता का विषय है, जो हमारे पीढ़ियों को नष्ट करने वाला कानून था, जो हमारे पीढ़ियों को आत्महत्या के कगार पर ले जाने वाला कानून था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इससे हम लोग में बहुत ज्यादा खुशी है। और भारत माता की काला कानून आया था, इस काले कानून पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने रोक लगा दी है और ये 19 मार्च तक रोक नहीं गई। उसके बाद अगली सुनवाई की जाएगी और हमको पूर्णतः विश्वास है ये कानून काला कानून हट नहीं रहेगा। तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी सामने आए और उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट रहना होगा, हिंदुओं को एक रहना होगा, इन्हें बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। हम सब एक हैं। भारत में ना कोई अंगड़ा हो न पिछड़ा हो, भारत में केवल भारतीय हो, यही हमारी भारत से प्रार्थना है। भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को प्रार्थना है भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। तो UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे सिर्फ एक कानूनी पड़ाव नहीं, बल्कि सड़क पर उबलते जनाक्रोश को ठंडा करने के लिए कारगर साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि ये साफ हो गया था कि ये विवाद अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि 2026 की राजनीति का नया ट्रिगर पॉइंट बनता नजर आ रहा था। लिहाजा आगे क्या होगा ये आने वाली सुनवाई के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल सियासी बयान वीरों को केंद्र सरकार को घेरने का मुद्दा तो मिल ही गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और
इस वक्त बड़ी खबर, अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नरहरी झिरवाल ने ये मांग उठाई और जैसे ही ये खबर आई थी कि एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जब नहीं रहे अजीत पवार तो उसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति कैसे बदलेगी और उसके बाद एनसीपी का क्या होगा, कौन लीडरशिप के रोल में होगा, इन सब के बीच उनकी पत्नी को पद देने की मांग अब यहाँ पर महाराष्ट्र के मंत्री उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम के लिए उठी मांग के बीच हमारी टीम पुणे के बारामती पहुंची, जो अजीत पवार का गढ़ था। लोगों से पूछा कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर किसे देखना चाहते हैं और इस पर लोगों ने कहा कि अभी दुख की घड़ी है इसलिए कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने डिप्टी के तौर पर सीधे कहा कि रोहित पवार को वो देखना चाहते हैं। लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या था अजीत दादा में जो लोग उनसे इतना स्नेह और इतना प्यार करते थे। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल अब ये भी है कि अब एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी है उसकी बागडोर अब किसके हाथ में होगी, इसको लेकर भी अटकलें तेज है। आप लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान है अजीत पवार साथ में? बहुत ही नुकसान है। मतलब जैसे लग रहा है कि मतलब यहाँ पे एक सब कुछ दादा ही थे। अब आसपास में जो भी कुछ है यहाँ पे पहले कुछ वैसा था नहीं। 25-30 साल से काफ़ी डेवलपमेंट और अभी भी जो सुविधाएं यहाँ वहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट में किधर पे भी नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कि दादा ने जो अभी तक कुछ भी वादा किया है वो पूरा करके दिया। लोग जैसे और यहाँ पे नेता बहुत सारे हैं लेकिन दादा के जैसा कोई नहीं है। आपका ऐसा लग रहा है कि अब तो कई लोगों का मानना है कि सहारा नहीं रहा बारामती का, जिस हिसाब से एक छत्र छाया थी, आपको क्या लग रहा है? रोहित दादा ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? दादा के जैसा दादा है वैसी रोहित दादा का मतलब दादा के नक्शे कदम पे पूरे वो है। और जैसा एनसीपी को साथ में आ जाना चाहिए, जो 2 फूट पड़ी है उनको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। अब ये तो जिस तरह से अभी माहौल है तो उस पर कहना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अब तो उनको ही ज़्यादा बेहतर पता होगा। अभी जो भी साहब का फैसला होगा वो हिसाब से, शरद पवार जो फैसला होगा वो हिसाब से, लेकिन आ जाए तो अच्छा है, एक साथ आ जाए तो अच्छा है। क्यों आना चाहिए? अब क्यों आना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे जो है जो मतभेद के जो वक्त था वो सब खत्म करके ये टाइम पे अगर अच्छे से एक साथ रहे तो काफ़ी बेटर। अभी रोहित दादा पवार मतलब अभी ये पार्टी के अभी वो तो बड़े बड़े जो नेता वही वो करेंगे, हम लोग तो कार्यकर्ता उनके। जो क्षमता अजीत दादा में है ना वही क्षमता रोहित दादा पवार में भी है। अजीत पवार की मौत के बाद ममता बनर्जी समेत कुछ नेताओं ने कल साजिश की आशंका जताई थी। अब संजय राउत ने कह दिया है कि यह हादसा भविष्य में हवाई यात्रा करने वाले सभी नेताओं के लिए एक खतरे की घंटी है। सवाल यह है कि क्या साजिश हुई या विपक्ष के कुछ नेता ऐसे मौके पर भी राजनीति कर रहे हैं। क्या अजीत पवार के साथ हादसा नहीं बल्कि साजिश हुई है? कल सुबह विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए। सबसे पहले एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसको लेकर सवाल उठाए, फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साजिश की आशंका जताई। दोनों के बयानों पर वार पलटवार हो ही रहे थे कि इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में पहले भी कई हादसों की जांच हुई लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। अजीत पवार के मामले में क्या हुआ, इसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल राजनेता समय बचाने के लिए ट्रेनों के बजाय विमान का उपयोग करते हैं। राउत ने यहाँ तक कह दिया कि यह हादसा भविष्य में हवाई यात्रा करने वाले सभी नेताओं के लिए एक खतरे की घंटी है। महाराष्ट्र में पहले भी कई हादसों की जांच हुई लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। अजीत पवार के मामले में क्या हुआ, इसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। आजकल राजनेता समय बचाने के लिए ट्रेनों के बजाय विमान का उपयोग करते हैं। यह हादसा भविष्य में हवाई यात्रा करने वाले सभी नेताओं के लिए एक खतरे की घंटी है। शरद पवार ने इसे एक दुर्घटना बताया है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों का खुलासा होना अनिवार्य है। कल एनडीटीवी पर एनसीपी के नेता डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने भी विमान हादसे को लेकर सवाल उठाए थे।
उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश है। ये जो हादसा हुआ है हम इसको बिल्कुल हादसा नहीं मानते, हम इसको एक साजिश के तहत हादसा मानते हैं। जी। हाँ। दादा सबसे ज्यादा भाई अजीत दादा से था, सबसे ज्यादा कमेंट अजीत दादा के ऊपर होता था, लेकिन दादा ने कभी किसी का कमेंट नहीं किया। दादा अपना केवल काम करते रहे। दादा को क्या क्या लांछन नहीं लगाया गया। आप कह रहे हैं साजिश है, किस तरह की साजिश? किसकी हो सकती है तो जांच का विषय है ना, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके पहले एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से भी एक चौंकाने वाला बयान आया। राज ठाकरे ने कहा अजीत पवार बेहद स्पष्टवादी थे और वादा करके लोगों को धोखा देना उनके स्वभाव में नहीं था। राजनीति में इस तरह की साफगोई की अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ तक तो बात किसी अंदेशे की तरफ इशारा करती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी एक कदम आगे बढ़ गयी। ममता ने क्या कुछ कहा था ये आपको सुनाते हैं। But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच शरद पवार ने साफ कह दिया था कि ये सिर्फ हादसा है। फडणवीस ने भी कहा कि मौत को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो काफी दुखद है। बहुत दुख की बात है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। अजीत पवार के विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है। रिपोर्ट के बाद ही सारी बातें साफ हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 2024 से 2019 के बीच फडणवीस और पवार फैमिली के बीच खूब तल्खी रही, लेकिन 2019 के बाद धीरे धीरे समीकरण बदले और बीते 6 साल में बीजेपी के अंदर अजीत पवार को लेकर स्वीकार्यता बढ़ गई। और ये पूरा समीकरण कैसे बदला, इसमें क्या कुछ हुआ, देखिए। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। अजित पवार की अंतिम यात्रा में बीजेपी के लगभग सारे बड़े नेता शामिल दिखे। अमित शाह, नितिन नवीन, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस सहित कई नेता बारामती पहुंचे और उन्होंने अपने सहयोगी के इस आखिरी सफर में हिस्सा लिया। इन तस्वीरों के बीच सवाल ये उठता है कि 2019 से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के सियासी धुरंधर रहे दिवंगत अजित पवार के बीच इतनी कड़वाहट थी, इतने वार पलटवार हुए थे, ऐसी जुबानी जंग चलती थी कि मानो कट्टर दुश्मन हो, वो अजित पवार और फडणवीस एक साथ कैसे आ गए। फडणवीस से आगे की बात ये कि बीजेपी में अजित पवार की एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा कैसे हो गई। सियासी तौर पर जिस अजित पवार को बीजेपी मरने मारने पर उतारू थी, वही बीजेपी ने अजित पवार को अपने साथ कैसे ले लिया। जो फडणवीस अजित पवार को जेल में चक्की पीसिंग वाला हमला करते थे, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कैसे शामिल कर लिया। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार। आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग। वो कहते हैं ना
कि राजनीति संभावनाओं और मौके का खेल है। यही संभावना और मौके बीजेपी को अजित पवार में दिखी। अजित पवार को भी सत्ता सामने दिखी। जरूरत और मौके दोनों तरफ से थे और यही दोनों को साथ लेकर आ गए। 2019 में बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे और उद्धव अपनी जिद पर अड़े थे। इस वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी।